सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 12 संसार पुस्तक है, इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। जब उनकी बेटी इंदिरा 10 वर्ष की थी तब नेहरू जी ने अपनी बेटी को 30 चिट्ठियाँ लिखी। तो ये पाठ भी जो है वो नेहरू जी द्वारा लिखे गए जो पत्र थे उन्हीं में से एक पत्र है जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था और इसका हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। तो इस पाठ में उन्होंने इंदिरा जी को बताया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझना पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से लिया गया है। और आइए अब हम इस पाठ को यानी नेहरू जी ने जो पत्र अपनी बेटी को लिखे थे उसको पढ़ते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन बड़े छोटे देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड जो है वो केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का, उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो क्या कह रहे हैं इसमें नेहरू जी इंदिरा जी से कि जब तुम मेरे पास थी तो तुम मुझसे अक्सर छोटी बड़ी बातें पूछा करती थी और मैं तुम्हें उनका जवाब भी दे देता था। लेकिन अब वो इंदिरा जी कहाँ है? मसूरी में। और नेहरू जी जो है वो इलाहाबाद में है, तो वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते, तो वो छोटे छोटे पत्रों के द्वारा उन्हें दुनिया का हाल बता रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों ना छोटे छोटे पत्रों के माध्यम से इस दुनिया का हाल बताऊं। अब तुम हिंदुस्तान जहाँ तुम पैदा हुई हो उसके बारे में तो तुम जानती ही हो। वैसे तो बहुत बड़ा देश है लेकिन वो दुनिया का एक छोटा सा ही हिस्सा है। और इंग्लैंड के बारे में भी तुम जानती हो, वो तो एक छोटा सा टापू है। तो यह दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है और अगर इस दुनिया को तुम जानने का शौक़ रखती हो, अर्थात इसके बारे में अगर तुम जानना चाहती हो, तो उन सब देशों के बारे में जो इस धरातल पर हैं, यानी जो इस संसार का हिस्सा है, और उसमें बसी हुई उन तमाम जातियों के बारे में, यानी कि उसमें जो भी लोग बसे हुए हैं तुम्हें उनके बारे में जानना पड़ेगा। केवल इसके बारे में नहीं जहाँ तुम पैदा हुई हो, अर्थात केवल हिंदुस्तान के बारे में जानने से काम नहीं चलेगा। आगे वो लिखते हैं, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे कथों में बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों में भी तुम शौक़ से पढ़ोगी। इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। क्या कह रहे हैं अब नेहरू जी कि मुझे ये तो पता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, थोड़ा बहुत ही इन खतों में बता सकता हूँ, लेकिन मुझे यह भी पता है कि इन थोड़ी सी बातों में भी तुम क्या करोगी, शौक़ से पढ़ोगी, क्योंकि तुम दुनिया के बारे में जानना चाहती हो। और अगर हम इस दुनिया पर जो भी लोग रहते हैं उन्हें अपने भाई बहन समझे तो हम उनके बारे में जल्दी जान पाएंगे। और उतना ज्ञान हमें मोटी मोटी किताबों को पढ़ने से तो तुम्हें बड़ी होने पे मिलेगा। और जितना आज तुम्हें उपन्यास कहानियाँ पढ़ने में भी मज़ा आता है उससे ज़्यादा मज़ा तुम्हें उन किताबों को पढ़ने में आएगा। लेकिन अगर अभी से हम उनको अपना भाई बहन समझ कर उनके बारे में जानेंगे तो हम उनके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे।
यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से भी पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी है, उस ज़माने का ख्याल करना भी कितना मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। तो क्या कह रहे हैं कि यह तो तुम्हें पता ही है कि ये धरती कितनी पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और यहाँ पर पहले कोई भी आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ क्या थे, जानवर थे और जानवरों से भी पहले एक समय ऐसा भी था जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी। आज तो यह दुनिया किससे भरी पड़ी है, आदमियों और जानवरों से। लेकिन उस ज़माने के बारे में सोचकर भी ऐसा लगता है कि जब यहाँ पर कोई भी नहीं था कि उस समय क्या होता होगा, कैसे इस धरती पर कौन रहता होगा, क्या कुछ था उस समय, तो उसके बारे में लेकिन कौन बताते हैं हमें, वैज्ञानिक। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों के गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठाए हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं नेहरू जी कि विज्ञान जानने वाले और जो विद्वान हैं, उन्होंने इस विषय के बारे में खूब सोचा, लिखा है और उन्हीं ने हमें बताया है कि यह धरती जो है वो पहले बहुत गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रहती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें जो विद्वानों ने लिखी हैं तो हमें पता लगेगा कि पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से, उनकी लिखी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की हड्डियों को गौर से देखें तो मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर था जब यह धरती बहुत ज़्यादा गर्म थी और इस पर कोई भी नहीं रह सकता था। और यह सब हमें इतिहास की किताबों से भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई जानवर भी नहीं था, तो उस समय कोई आदमी ही नहीं था। तो उस समय के बारे में हमें कहाँ से पता होगा, जब कोई आदमी ही नहीं है तो उस समय का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे। और यह तो हो नहीं सकता कि हर चीज़ की कल्पना कर ली जाए, तो उसका हाल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं नेहरू जी, लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी, कि किताबें तो अब नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम हो सकती हैं जितनी कि किसी किताब से पता लगती हैं। कि जब कोई भी नहीं था तो कोई विद्वान उसके बारे में कैसे पता लगाता, तो उसके बारे में कोई किताब तो नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उस दुनिया का हाल पता कर सकते हैं। क्या हैं वो चीज़ें, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इतनी ही ऐसी ही और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। क्या कह रही हैं कि अगर हम इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, पुराने पहाड़ों, समुद्रों, सितारों, नदियों, जंगलों, जानवरों की पुरानी हड्डियों को देखकर हम उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि किसी की लिखी हुई किताब को पढ़ लें, बल्कि हमें खुद इस संसार, जो बहुत बड़ा संसार क्या है, एक पुस्तक के समान है, हमें इसे खुद पढ़ना होगा। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई और नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। तो जैसे अब एक छोटा सा एक रोड़ा ही ले लेते हैं, एक पत्थर ले लेते हैं, तो अगर हम संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना जानते हैं तो हम उस रोड़े को देखें तो वो भी क्या है, एक संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा पेज है। और अगर हम उसे पढ़ना जानते हों तो हम उसे भी पढ़ सकते हैं। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं।
क्या कह रहे हैं कि अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है, जैसे हमें हिंदी सीखनी है, तो पहले हमें उसे क्या सीखने होंगे, हम उसके वर्ण सीखेंगे, जैसे क ख ग आई ये सीखेंगे। ऐसे ही हमें अंग्रेजी सीखनी है तो पहले हम ABCD सीखेंगे। तो वैसे ही अगर हमें पत्थरों और चट्टानों की बातें सीखनी है, उनको पढ़ना सीखना है, उनकी कहानी पढ़नी सीखनी है, तो उनकी किताबें पढ़नी सीखनी है, तो हमें पहले उसकी प्रति के अक्षर पढ़ने होंगे, यानी जो उसके बारे में प्रतिलिपियाँ छपी हुई हैं, किताबें छपी हुई हैं, उनके बारे में पहले हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना होगा। शायद अब भी तुम उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे और कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। अब क्या कह रही हैं कि अगर तुम छोटा सा कोई गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो वो भी अपनी कहानी तुम्हें अवश्य बताएगा कि वैसे कैसे वो गोल और चमकीला और इतना चमकीला और इतना छोटा हो गया। अगर हम एक बहुत बड़ी चट्टान का भी कोई पत्थर तोड़ते हैं, कोई टुकड़ा तोड़ते हैं, तो वो भी क्या होता है, खुरदरा और नुकीला होता है। तो वो कैसे गोल चमकीला रोड़ा कैसे हो गया? वो बिल्कुल भी गोल चमकीले रोड़े की तरह तो वो होता नहीं, खुरदरा नुकीला जो पत्थर होता है, तो वो कैसे इतना चमकीला और गोल और चिकना हो गया? तो अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसके मुँह से उसकी बातें सुन सकती हो, उसकी कहानी तुम खुद उससे ही सुन सकती हो। कि उसे समझना आना चाहिए तो वो खुद ही तुम्हें अपनी कहानी अवश्य सुना सकता है। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। अब पत्थर जो है वो अपनी कहानी तुम्हें अवश्य सुनाएगा अगर तुम्हें उसे सुननी आती है। तो क्या कह रहा है पत्थर कि वो भी एक चट्टान का टुकड़ा था पहले, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसके किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। तो क्या कह रहा है पत्थर कि पहले मैं भी किसी पहाड़ का एक टुकड़ा था। जैसा कि हम अब कोई पहाड़ से एक टुकड़ा तोड़ें तो वो जैसे नुकीला होगा और खुरदरा होगा, वैसे ही वो पत्थर क्या कह रहा है, मैं भी वैसा ही था। लेकिन एक पानी आया और मुझे बहाकर छोटी घाटी में ले गया, यानी बारिश हुई तो मैं बहकर उसके साथ छोटी घाटी में आ गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने धकेल कर उसे एक छोटे दरिया में पहुँचा दिया। कि वहाँ से वो पहाड़ी नाले से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, एक छोटे से दरिया में पहुँच गया। और इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में, यानी बड़ी नदी में, वहाँ से वो बड़ी नदी में आ गया। इसी बीच वह दरिया के, यानी उस बड़ी नदी के पैंदे में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिसते गए, और वह चमकीला और चिकना हो गया, चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना और जो तुम्हारे सामने है। यानी वो एकदम से ही गोल और चिकना नहीं हुआ, बल्कि वो धीरे धीरे दरिया के पैंदे में लुढ़कता लुढ़कता ही गोल और चमकीला हुआ है। और किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक ज़रा हो जाता, यानी बालू का एक छोटा सा कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि अब देखो पत्थर ने कितनी अच्छी बात बताई है अपने बारे में। अगर हम पत्थर को ध्यान से देखें तो उसके बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं, बशर्ते हमें उसे पढ़ना आता हो। तो पत्थर क्या कह रहा है कि अगर दरिया उसे छोड़ गया, अगर ना छोड़ के जाता तो वो वैसे ही उसमें बहता बहता आगे समुद्र तक पहुंच जाता, और समुद्र जैसे ही समुद्र में लुढ़कता लुढ़कता एक मिट्टी का एक बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे ही अपने भाइयों से जा मिलता। यानी कि जो टुकड़े पत्थर के जो टुकड़े समुद्र में चले जाते हैं और धीरे धीरे उसमें लुढ़कते लुढ़कते बालू का कण बन जाते हैं, तो वैसे भी वो भी उनका कण बालू का एक कण बन जाता और अपने भाइयों से जा मिलता, जिस पर बच्चे समुद्र के किनारे क्या करते हैं, बालू के क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो मेरे से भी बच्चे बालू के जो घर हैं वो बनाते, उसमें खेलते। और इस प्रकार रोड़ा अपनी कहानी बता रहा है। तो ऐसे ही अगर हम संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना जानते हों तो हम इसके बारे में बहुत सी बातें मालूम कर सकते हैं। तो ये आपका पाठ कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।